इनफैक्ट एज अ थेरेपिस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है यार ये तो ऑटिस्टिक ट्रेट्स में है, जैसे ग्रुप सेशन में डाला ही रिस्पॉन्डेड प्रीटी वेल, मगर जहां ग्रुप से हटाया इंडिविजुअली फिर वो अकेले में बैठा हुआ है। तो जब कंफ्यूजन स्टेट ज्यादा होती है ना, इन दैट केस वी हैव टू डायग्नोस लाइक टेंटेटिवली कि वो ASD प्लस ADHD है। मैम हम सारे विजुअल लर्नर्स हैं, पूरी दुनिया विजुअल लर्नर्स है मैम। हम मोबाइल में से विजुअल लर्निंग ही कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दुनिया के हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये लागू है। आप सोचिए मैम क्या बेटर है, वो बुक से पढ़ना एक लाइन या फिर उसको विजुअलाइजेशन। मैम सबके लिए ये वैलिड है। आजकल बच्चों के हाथ में कौन से टॉयज होते हैं? एवेंजर्स। हाँ। हमारे क्या टॉयज होते थे? छनकने जो घुमाते थे हम। Are you getting my point? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो उससे कितना फाइन मोटर हमारा आ रहा था, ऑटोमेटिकली कितना हमारा कंसंट्रेशन। आपने कभी देखे किसी बच्चे को ये वाला करते हुए 2.5 साल या 3 साल में? 4 साल में हम लोग लट्टू घुमा लेते थे। अगर किसी हॉस्पिटल में गए, कोई नए बच्चे को देखने के लिए गए हैं, आप बस कुछ मत करिएगा, उसके ना ऐसे हाथ में अपनी उंगली रखिएगा, वो फटाफट आपकी उंगली दबा लेगा। तो दिस इज अ प्राइमरी ग्रास्प व्हिच इज अ पामर ग्रास्प। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आजकल जब असेसमेंट होता है ना, तो डॉक्टर्स ये टेस्ट करते हैं कि अगर उसने ऐसे नहीं पकड़ा, इसका मतलब देयर इज अ ब्रेन डिसेबिलिटी। बच्चे को बार-बार गुस्सा आ रहा है, ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ठीक है, आना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुस्सा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्टडाउन्स। अगर उसने गुस्सा किया, आपने उसको 1 सेकंड गुस्सा किया, 10 सेकंड किया, 1 मिनट किया, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, कोई बात नहीं मम्मा है ना, चलो ठीक है, शांत हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम। अगर उसके गुस्से का लेवल ये है कि उसने अपने आप को ही मारना स्टार्ट कर दिया, दीवार पे सिर मार दिया, नीचे लेके अपने पैर पटक रहा है, या आपको बाइट कर दिया, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बिहेवियर्स मेरे से नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं और मुझे एस्केप देना चाहिए लाइक, तो आप अपने आप को लॉक कर दो दूसरे कमरे में जाकर। अच्छा जी। उसको रोने दो, वो जब देखेगा ना कि यार मम्मी तो मुझे बिल्कुल नहीं देख रही है, हो सकता है अगेन एक स्ट्रैटेजी कभी एक बच्चे में काम नहीं आती, तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि आप अपने बच्चे के साथ करें, हो सकता है उसका बिहेवियर बढ़ जाए। सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन इन कंसिडरेशन विद योर थेरेपिस्ट, इज वन ऑफ द थिंग्स। बट कहीं ना कहीं अगर आप अवॉइड कर सकते हो और अगर आपको लगता है आपके अवॉइड करने से उसके मेल्टडाउन्स कम हो रहे हैं, जिसे हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स के अंदर डालते हैं साइकोलॉजी में, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल तक अगर आपका टच सिस्टम डेवलप नहीं होगा, वो सारी जिंदगी परेशान करेगा। अच्छा जी। सारी जिंदगी परेशान। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? डिफेंसिव, हाथ गंदा नहीं चाहिए उसको। अब हाथ गंदा नहीं चाहिए तो फाइन मोटर नहीं करेगा, फाइन मोटर नहीं करेगा तो राइटिंग नहीं करेगा, राइटिंग नहीं करेगा तो एडियल स्किल्स नहीं करेगा, एडियल स्किल्स नहीं करेगा तो लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी तो एकेडमिक्स में आएगा। क्या था एक छोटा सा रोल की पैर नीचे नहीं रखा। दोस्तों, हर पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि मेरा बच्चा कब बोलने लगेगा, मेरा बच्चा लेट बोल रहा है, या फिर वो बच्चा सारा दिन मोबाइल पे चिपका हुआ है या फोकस नहीं कर पा रहा। इन सब सवालों के जवाब आज मेरे पास हैं इस पॉडकास्ट में। जी हाँ, मैं आज हूँ अपने मेन गेस्ट डॉक्टर RS बग्गा जी के साथ, जो कि आपके इन सब सवालों का जवाब बड़े ही आसान तरीके से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों की इन गतिविधियों को कैसे आप एक आसान वे में टैकल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने गेस्ट का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रही हूँ सर, उसमें पता चल रहा है कि आप बच्चों से रिलेटेड बहुत थेरेपीज हैं आपके पास, बच्चों की डेवलपमेंट के रिलेटेड थेरेपीज हैं। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा लेट बोल रहा है तो वो क्या नॉर्मल है या वो चिंता का विषय है? देखिए, लेट बोलना डिपेंड करता है कि वो कितना लेट बोल रहा है। तो सबसे पहले टाइम स्पैन की बात आती है। अगर वो 2-2.5 साल तक नहीं बोल रहा तो ये चिंता का विषय डेफिनेटली है। बट इसके साथ साथ हमें काफ़ी और चीज़ें देखनी है, जैसे कि अगर वो नेम रिस्पॉन्स प्रॉपर कर रहा है, बाकी सारे माइलस्टोन्स जैसे कि क्रॉलिंग, वॉकिंग और वो सब नॉर्मल चल रहे हैं उसके, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि वो चीज़ें समझ रहा है, साउंड्स हैं मामा, पापा, काका, और एटलीस्ट वो मदर फादर को मामा पापा एसोसिएट करके बोल रहा है, इतना सब है और उसकी स्पीच नहीं आई है,
तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, पेरेंट्स थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वरी मत हो, बट बाकी सब माइलस्टोन्स अगर उसके प्रॉपर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, अपने पीडियट्रिशियन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए चीज़ें, और अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ही। अब ये एक केस है जहाँ पे बच्चा न्यूरोटिपिकल है, नॉर्मल है, बट सिर्फ डिलेड स्पीच है, जैसे कि आपने सवाल पूछा। बट यूजुअली मैम ऐसा होता नहीं है, लाइक 10 में से अगर एक केस होता है ऐसा तो फिर ठीक है। बट अगर 2-2.5 साल तक एक ऐसा बच्चा है जिसके साउंड्स ही नहीं है, वो नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो देख नहीं रहा, कुछ ना कुछ जब पेरेंट्स को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिहेवियर्स है, मेल्टडाउन्स है, तो उस केस में यस, ये चिंता करने का विषय डेफिनेटली है। तो ये ऑटिज्म कंसीडर्ड होगा? मैम हर चीज ऑटिज्म कंसिडर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, पर आजकल तो पेरेंट्स मान ही रहे हैं, अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट क्वेश्चन मांग या माइंड में यही आता है कि ऑटिज्म तो नहीं फेस कर रहे हैं। मैम पहले तो आप ऑटिज्म ही क्लियर कीजिए कि क्या होता है। देखिए, ऑटिज्म को मैं बहुत सिंपल 3 डेफिनेशन से आपको बताऊंगा जो कि स्पीच से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होगी। सबसे पहली चीज ये है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो अपने में रहते हैं, अच्छा। उनको दुनिया से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है, सबसे पहली चीज। सेकेंडली ये होता है कि जो उनका कम्युनिकेशन, जो आपने स्पीच अभी बोली है, स्पीच से पहले ना मैम कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ठीक है, अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं आपके साथ किसी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करके, या साइन लैंग्वेज अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता हूँ। बिकॉज स्पीच तो बात की बात है, हम 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ अगर बच्चा 8 महीने या 1 साल का है, तो जहाँ पे कम्युनिकेशन पेरेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा वीक है। थर्ड, किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई रिपीटेटिव बिहेवियर वो बच्चा कर रहा है। अब रिपीटेटिव बिहेवियर्स की मैं बात करूं, या फिर वो अपने में सेल्फ टॉकिंग करता जा रहा है, या फिर वो अगर एक चीज के साथ है तो वो इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड है कि 2-2, 3-3 घंटे उन चीजों के साथ रह सकता है, या फिर वो हाइपर एक्टिव है तो ऐसा है कि वो 2 घंटे से यहां से वहां भाग सकता है। तो किसी भी तरीके का कोई रिपीटेटिव बिहेवियर हो, तो ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली हम जहां पे कहते हैं कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ सकता है। अब ये बेसिक 3 चीजें हैं, बट यहाँ पे और सारी चीजें अगर मैं नीचे जाऊं तो नेम रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे का, बच्चा एनवायरमेंट से कितना ज्यादा लर्न कर रहा है, बच्चे के सेंसलेस बिहेवियर्स या मेल्टडाउन्स तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि सेकेंडरी लेवल पे पहले आएंगी, बट प्राइमरी लेवल में ये 3 चीजें जो ऑटिज्म को डिफाइन करती हैं। आपने बोला कि कोई भी बात रिपीट करता है ना, रिपीटेटिव बिहेवियर्स कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी थी सर, व्हेन शी वाज 2 years old ना, तो उसने एक इमेजिनरी करेक्टर बना रखा था, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि क्या है, पर नाम था गुड्डी ना, तो वो बैठी है गुड्डी से बातें कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो हम उसको ऑटिज्म में लेंगे? बीइंग अ पेरेंट, अगर 2 years का बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है कि इमेजिनरी करेक्टर को सोच रहा है या उससे बातें कर रहा है, नाउ शी इज फाइन और उसको कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट टाइम इज इट नीड टू वरी बीइंग अ पेरेंट कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है? देखिए मैम, अगेन यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। एक, मैंने कहा है कि आपको अर्ली साइंस भी देखने हैं। अगर आपका बच्चा आपके साथ है, पहचान रहा था, आई कांटेक्ट दे रहा था, उसकी स्पीच थी, मगर वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में था, तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं था, वो प्ले का एक फेज है जो हर बच्चे के अंदर आता है। तो उसके बेस में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म ट्रेट्स थे, बिल्कुल भी नहीं थे, वो फेज था। अगर वो नहीं आता तो घबराने की बात थी, बिकॉज हर 2 साल 2.5 साल के बच्चे को इमेजिनरी प्ले करना पड़ेगा। 2 साल का कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ। अगर वो लड़का है तो आप देखेंगे कार्स के साथ व्रूम व्रूम करता है, तो वो इमेजिनरी प्ले कह सकते हैं आप लेमन टर्म में, हाँ। मगर कई तरीके के प्लेज होते हैं, तो उसमें हम लोग प्रिटेंड प्ले बेसिकली इसको यूज करते हैं। ये आना चाहिए, बट हाँ, मगर अगर आप अपने बच्चे को बुला रहे थे कि ओके आप आओ मेरे पास, तो वो प्ले छोड़ के आपके पास आई, हाँ जी मम्मा, अच्छा खाना खा लो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है ना ऑटिज्म में, दे रहा है या नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये एक चीज है जो हमें देखना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ना हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा। जैसे आपने बोला है कि आजकल हर पेरेंट डरता है मेरे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप एक जनरल जो क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है और
कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी उनमें भी। मेरे को लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में। वर्ड सुन लिया, फेमिलियर हो गया ऑटिज्म, तो कहीं ना कहीं हम वो कनेक्टिविटी या माइंड में मैनिफेस्ट होता रहता है और बच्चे में एक्टिविटी हल्की सी लगे तो हम मान लेते हैं ऑटिज्म है। पर वही आपका कहना कि हर बिहेवियर जो है वो थोड़ा इधर उधर है तो वो ऑटिज्म नहीं कह रहा मैं है। थोड़ा इसको उल्टा लेके चलूं, बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो पेरेंट्स डिनाइल में बहुत ज्यादा होते हैं कि अरे ये तो सब करते हैं। आजकल है डिनाई में? है, बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं ये तो हर बच्चा करता है। इसकी दादी नानी ने बोला था, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेरा मेरा मुंडा भी लेट बोलिया सी, वो तो 3 साल विच बोलिया सी। बहुत कॉमन जब हम असेसमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि डिनाइल अभी भी ज्यादा है एक्सेप्टेंस से। अच्छा, ठीक है। एंड सेकेंडली वो जो एक पेरेंट होते हैं, एक कैटेगरी होती है कि अगर आपकी फैमिली में या किसी दोस्त में किसी बच्चे को ऑटिज्म हो तो वो भी होते हैं कि स्ट्रेस में आ रहे, हाय मेरे बच्चे को तो नहीं है, मेरे बच्चे को तो नहीं है। बट अभी भी उनकी पॉपुलेशन कम है। जो डिनाइल वाली पॉपुलेशन है ऑटिज्म में वो आज भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से हम असेसमेंट्स करते हैं मैम, हमें पता लग जाता है ना। बिल्कुल। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा असेसमेंट करना चाहिए 1 साल और 1.5 साल के बच्चे का। मगर हम करते हैं ज्यादातर असेसमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारे पास बच्चा कम से कम 3 साल का हो चुका होता है। तो 3 साल तक आप समझ सकते हैं कि वो डिनाइल ही चल रही थी कहीं ना। बिल्कुल। तो अब भी स्पीच की बात कर रहे थे, तो बीइंग अ पेरेंट ना, अगर मेरा बच्चा कौन सी एज में, कौन सी ड्यूरेशन में बोलना शुरू करता है और कौन से वर्ड वो स्टार्ट करता है कि माँ या पा या बा, इनमें से क्या वो स्टार्ट करता है? कुछ तो उनका होगा ना सर, जैसे आपकी नॉलेज है। एब्सोल्युटली मैम। देखिए मैम, 4-5 महीने वाला बच्चा कूइंग स्टार्ट कर देता है। वो लेटा हुआ है, वो कू कू काका कुछ ना कुछ आवाज निकाल रहा होता है। ठीक है। सो यहाँ से स्पीच का मतलब क्या बोलूं, पैदा होनी स्टार्ट होती है स्पीच। उसके बाद जब वो बैठना स्टार्ट करता है तो साथ साथ में उसके साउंड्स भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। काका बाबा। पहले आता है मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल होता है जहाँ पे बा पा का सिंगल साउंड्स निकालना स्टार्ट करता है। फिर आते हैं बाइसिलेबल्स जिसमें कि माँ माँ बाबा काका ये होता है। अब 1 साल तक वो बेसिकली, बिकॉज बहुत कॉमन है कि या बच्चा पहले मामा या पापा बोलेगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि मदर के साथ है तो मामा ही वो यूजुअली होता है वो, तो वो बोलना 1 साल तक स्टार्ट कर देता है। और अगर मैं फ्लुएंट स्पीच की बात करूं मैम तो एटलीस्ट बच्चा, मतलब ये वेरी करता है आजकल बिकॉज मोबाइल में हर बच्चा इन्वॉल्व है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिक्स्ड पैटर्न है, मगर 2-2.5 साल का बच्चा सेंटेंसेस मेकिंग में आ जाता है और 3 साल में वो आराम से अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं सेंटेंसेस में। बट अगेन मैम, क्योंकि मैं ना कई बार असेसमेंट्स कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो 3 साल वाला जो बच्चा स्टेज है वो कहीं ना कहीं 3.5 साल में आके बच्चा टच कर रहा है। हाँ, बट वो नॉर्मल है। एटलीस्ट मैंने जैसे बोला कि बाकी साइंस अगर सारे ठीक है तो कहीं ना कहीं, बट 3-3.5 साल का बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन कर देता है। बिल्कुल। स्पीच थेरेपी तो हमने बात की है ना, ऑटिज्म पे भी बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि बच्चे, एक ऑटिज्म के साथ एक और वर्ड ऐड हुआ है ADHD के बारे में, उसमें बच्चा क्या है, हाइपर एक्टिव होगा। बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम कंसिडर्ड होगी कि नॉर्मल है ADHD? देखिए मैम, यहाँ पे ना हमें डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज आपने जब ये सवाल पूछा तो मैं कंफर्म था कि आपको पता ही नहीं ऑटिज्म और ADHD में क्या चीज़ है। बिल्कुल, आपके सवाल से पता लगा। बट हम ना इस चीज को पहले समझते हैं कि ऑटिज्म और ADHD में फर्क क्या है। ऑटिज्म की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, जहां पे क्लियरली बच्चे का सोशलाइजेशन लैग होगा कहीं ना कहीं। बट ADHD की ना डेफिनेशन ही सब कुछ बता देती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट होगा डेफिनेटली। वो अटेंशन सीकर होगा? नहीं, डेफिसिट होगा। इसका मतलब है कि वो लिखते हुए यहाँ वहाँ देखना, कंसंट्रेट नहीं करेगा, अटेंटिव नहीं रहेगा। आप बोलेंगे कि मेरी बात सुनो, वो बोलेगा हाँ मम्मी बोलो। अगर जबरदस्ती आपको झिंझोड़ना पड़ता है, सुन तो सही मेरी बात। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ये उस लेवल पे, मैं हाई लेवल ऑफ ADHD की बात कर रहा हूँ। पहले हम बेसिक समझना स्टार्ट करते हैं। और हाइपर एक्टिव का मतलब होता है कि ठहराव नहीं होना एक जगह पे। मैं देखिए, हाइपर एक्टिविटी की ना बहुत डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है जो आपने बोली, एक डेफिनेशन है कि भागते रहना। और अगर बच्चा, बिकॉज कई बार मैं असेसमेंट में पूछता हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं इससे मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, बट जब बच्चे को मैं देखता हूँ ना वो बैठा हुआ है, तो यू नो ही इज जस्ट लाइक
मूविंग एंड मूविंग, और पेरेंट्स कहते टू टेक के बैठ। हाँ। अब अगेन यहाँ पे ना हमें आइडेंटिफाई करना है शरारतें हाँ। और हाइपर एक्टिविटी, दोनों में भी फर्क होता है, दोनों में फर्क, ठीक है ना। तो 3 साल का कोई बच्चा ऐसे आके नहीं बैठेगा आपके साथ, खासकर अगर वो बॉयज है तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। बट हाइपर एक्टिविटी में ना थकावट नहीं लगती, पेरेंट्स को लगता है सर ये थक नहीं रहा, कम से कम ये बच्चा रात को 9 बजे बेड पे लेटा है तो थक के सो गया, मगर मेरे बच्चे की बैटरी चार्ज रहती है, एनर्जी बहुत होती है, नींद उसकी पूरी नहीं होती है, अटेंशन डेफिसिट है वो, प्लस कहीं ना कहीं वो कहते हैं जब स्कूल में बेसिकली बच्चे को डालते हैं तो वो बाकियों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा, टिक के नहीं बैठेगा, ऑल अराउंड भाग रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाहर जाना है। अब जैसे आप बैठे मैं बैठे, वी हैव दैट स्टेबिलिटी, बिकॉज 3 साल तक ये स्टेबिलिटी 4 साल तक एक बच्चे में आ जानी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखेगी। अब ये जनरल डेफिनेशन है ADHD की, जनरल डेफिनेशन। अब हर चीज़ के लेवल्स होते हैं। बिल्कुल। अब आपने पूछा कि ऑटिज्म और ADHD, अब पहले हम लेवल समझते हैं ADHD के, ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई। अब कई लेवल्स होते हैं जहाँ पे ना पेरेंट्स कहते हैं या इनफैक्ट टीचर्स कहते हैं कि जब ये बच्चा 6 महीने पहले स्कूल में आया था बिल्कुल ठहराव नहीं था, मगर आज के दिन ये बच्चा वैसा नहीं है, ही इज़ बेटर, दो ही हैज़ दोज ट्रेट्स ऑफ ADHD, मगर आज बेटर है। वो क्यों आया? बिकॉज उसको स्ट्रक्चर में कर दिया, तो वो एक ADHD का लेवल है जो आप संभाल सकते हैं। बट एक ADHD का लेवल होता है जहाँ पे मेल्टडाउन्स, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, अटेंशन डेफिसिट है, अगर सर्कल टाइम में हमने बच्चे को खड़ा किया है बाकी बच्चों के साथ वो नहीं कर पाएगा, या इसको मारेगा या भाग जाएगा, तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो सीवियर लेवल ऑफ ADHD आता है। अब हम बात करते हैं ऑटिज्म और ADHD में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। डिफरेंस हमें समझ आ गया? बिल्कुल। अब अगेन हम चलते हैं, ऑटिज्म का एक वन ऑफ द कॉमन ट्रेट्स होता है कि कम्युनिकेशन बच्चे का लैग होगा, सोशलाइजेशन, ऑटिज्म में सोशलाइजेशन लैग होगी जो हमने पहले बोला, लेकिन ADHD में बहुत कम है ये प्रोबेबिलिटी मिले। बच्चा मम्मी से बात करेगा, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना, ठीक है, और टीचर से भी कहीं ना एब्सोल्युटली, और फ्रेंड्स के साथ भी। शरारती बच्चे का दोस्त हमेशा एक शरारती बच्चा ही बनेगा, है ना, ये तो सुना हुआ है आपने। तो वहां पे ना बेसिकली उसका सोशलाइजेशन पुअर इसलिए है क्योंकि उसमें ठहराव नहीं है ADHD में, मगर ऑटिज्म में सोशलाइजेशन पुअर इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल, डिफरेंस आप समझ रहे हैं मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यस, कई बार होता है कि मेरे पास असेसमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें ADHD प्लस ASD डायग्नोस करना पड़ता है। अब आप अभी तक ऑटिज्म बोलते आ रहे थे, आपको पता है ऑटिज्म वर्ड मार्केट से जा चुका है? बिल्कुल। कोई नया अब जो वर्ड है वो है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, ASD। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम ऑटिज्म में इतने ट्रेट्स हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे में 3 ट्रेट्स मिले, मेरे बच्चे में 2 ट्रेट्स मिले, उसमें कोई और ट्रेट्स हैं, उसमें कोई और ट्रेट्स हैं। अब एक्चुअली अगर हम सब के ट्रेट्स के हिसाब से डायग्नोसिस करने बैठे हैं तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो 3 चीजें हमने देख ली, रिपीटेटिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, सोशली अलूफ है वो, तो ये ऑटिज्म का ट्रेट्स हैं। बट वो है, लेकिन जब उसकी मम्मी उसको बुला रही हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे ठीक है, जब टीचर ने बोला कि ओके मैंने काम कर दिया, वो करने के बाद लेकिन क्लास में है, कोई बिहेवियर्स नहीं, कोई मेल्टडाउन नहीं, लेकिन वो मिंगल अप नहीं हो रहा। वहां पे कम्युनिकेशन है लेकिन सोशलाइजेशन पुअर हो रहा है। तो इस केस में, या फिर क्योंकि ऑटिज्म में भी हाइपर एक्टिविटी होती है, ADHD में भी हाइपर एक्टिविटी होती है, तो हाइपर एक्टिविटी एक कॉमन टर्म है जो दोनों में आ रहा है। वो हाइपर एक्टिव है, सोशलाइज पुअर है, लेकिन बाकी सब ट्रेट्स उसके ऐसे हैं जो ADHD से मैच हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर कंफ्यूज होता है कि क्या बताएं, क्या है प्रॉब्लम। इनफैक्ट एज अ थेरेपिस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है यार ये तो ऑटिस्टिक ट्रेट्स में है, जैसे ग्रुप सेशन में डाला ही रिस्पॉन्डेड प्रीटी वेल, मगर जहां ग्रुप से हटाया इंडिविजुअली फिर वो अकेले में बैठा हुआ है। तो जब कंफ्यूजन स्टेट ज्यादा होती है ना, इन दैट केस वी हैव टू डायग्नोस लाइक टेंटेटिवली कि वो ASD प्लस ADHD है। ADHD kids have a better cognition than ASD kids। अच्छा जी, ठीक है। सी अगेन ये थोड़ा सा हो सकता है कि मैं
ऐसी लाइन बोल रहा हूँ जो कॉन्ट्रडिक्ट करें, ऐसा नहीं है। बट ऑटिज्म में भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनका एक ऐसा सेंस है जो सुपर डुपर डेवलप्ड है तो दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट किड्स। कई अपने पर्सनालिटी सुनी होंगी जो कहते हैं कि वी वर ऑटिज्म डायग्नोस्ड, बट दे हैड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेंस जो बहुत अच्छा वर्क करता था, एंड दे हैव डन समथिंग इन देयर वर्ल्ड। बट वो भी अगेन रेयर केसेस है। कॉमनली बात की जाए, यस, I, with my experience, would say कि ADHD kids have better cognition, better recovery type of a thing than autism. अब हम बात करते हैं कि अगर बीइंग अ पेरेंट, आप मेरे को ऐसी कोई, अगर मेरे बच्चे को पता है कि ऑटिज्म या ADHD कोई भी इशू है, तो क्या कोई ऐसी थेरेपी है जो बीइंग अ पेरेंट या टीचर्स को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है? आप दोनों के बारे में मेरे को एक एक ऐसी थेरेपी या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं बच्चे को किसी लेवल तक कंट्रोल कर सकूं। देखिए मैम, ऐसी थेरेपी और ऐसी एक्टिविटी ना, मैं इस दो क्वेश्चंस को दो लेवल पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपका बच्चा कंट्रोल्ड हो जाए, ऐसे नहीं होता, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी इज अ डिसऑर्डर। अगर वो एक्टिविटी से ही ठीक हो जाएंगी कि आपको मैंने बोला कि आप करवा दो, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन थेरेपी भी एक्टिविटी बेस्ड होती है, आप दोनों में फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे में कोई इशू है तो कौन सी थेरेपी उसको चाहिए। देखिए, कौन कौन सी थेरेपीज मार्केट में है, पहले हम उनकी बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एज आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वी हैव अ स्पीच थेरेपी, वी हैव अ लैंग्वेज थेरेपी, वी हैव एन ABA थेरेपी, जहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं जो बिहेवियरली वर्क करते हैं। डिफरेंट थेरेपी। अच्छा, ठीक है। अब अगेन मैंने बोला तो और कंफ्यूजन हो गई पेरेंट्स को कि सर ने तो 4 नाम ले दिए हैं, अब 4 के पास हमें जाना, मैं चारों के पास जाऊंगी, यही होता है। देखिए, पहली बात डिपेंड कर, ये गेम सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके पीडियाट्रिशियन को डिसीजन लेना है इस बारे में, और आपके जो डॉक्टर हैं उनके साथ आपको एक्चुअली आधा पौना घंटा बैठना पड़ेगा, उनको केस समझाना पड़ेगा। अच्छा जी। बिकॉज अगर डॉक्टर्स को लगता है यार ये एक ऐसा बच्चा जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अपने में है, तो ऐसे बच्चे को मैं डायरेक्टली स्पीच थेरेपी में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। उसके लिए उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आना पड़ेगा, उसको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, उसको अपने सेंसेस को डेवलप करना पड़ेगा, उससे हमें रिस्पॉन्सेज लेने पड़ेंगे। जब वो रिस्पॉन्सेज देने के लायक हो गया तो मैं बोलूंगा कि फाइन, अब देखो ये रिस्पॉन्सेज तो दे रहा है, तो आप थेरेपी में डायरेक्टली स्पीच के पास जाओ, देखो कि अगर ये स्पीच इसकी आ जाती है तो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। बट प्राइमरी अगर आप मुझसे पूछोगे, इट्स नॉट दैट आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दैट्स अ रीजन आई एम सेइंग कि मेरे पास पहले आए। बट मैम, जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, जब तक माइलस्टोन्स डेवलप नहीं होंगे, तो आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते रहेंगे, आपको वापस सारे OT के पास ही भेजेंगे। अच्छा। अब अगेन, अगर आपके बच्चे में बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑटिज्म में ना सिर्फ स्किल्स या माइलस्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर्स एक बहुत सीरियस है, और अगर बिहेवियर हैंडल करना एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये स्ट्रेट अवे बोलूँगा, यू कैन स्टार्ट with the OT as well as a behavior therapy parallelly, तो ले सकते हैं parallelly you can go for it। अच्छा जी। और either if you feel that कि नहीं, ये तो starting मेरे बच्चे के लिए overdose है, then again you have to make a decision, go for the assessment in both the directions, and then you need to see यार मैं पहले 3 महीने इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं ट्रांजिट करता हूँ उसमें, तब तक मेरा बच्चा थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए। तो अगेन मैम, ये केस टू केस डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वेरी करेगा सर ना। मैं आपसे ये पूछी थी, बीइंग अ टीचर, मेरी क्लास में आ गया बच्चा ADHD का ना, आप टीचर को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उस बच्चे को मेरे को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि वो तो कंसंट्रेट और फोकस ही नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल मैम, सर्कल टाइम में ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है वो मेरे को, तो फिर मैं क्या करूँ उस टाइम में बीइंग अ टीचर? मैम अगेन मैं बार बार स्टार्ट करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है। अगर ADHD का लेवल ऐसा है कि सिर्फ आपको हाइपर एक्टिविटी दिख रही है, और अगर आपको लगता है कि एज एन इंडिविजुअल टीचर, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी ऐसे बच्चे देखे हैं, तो ठीक है, आप उसको डील करिए, जहाँ पे आप उसको आगे बिठाइए। अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप विंडोज़ के पास मत बिठाओ उसको। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अटेंशन डेफिसिट है, तो आप किसी ऐसे बच्चे के साथ बिठाइए जो कि बहुत शांत हो, ठीक है। उसके बिहेवियर का असर बच्चे पे आएगा?
किस पे आया जैसे मतलब? शांत बच्चा और ADHD बच्चे के साथ हमने बिठाया, नहीं होता मैम, नहीं, नॉर्मल फिर- बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं तो होता। आपने क्यों बोला कि उसके साथ बिठाएं, तो उसका इफेक्ट उस पे क्या पड़ेगा? नहीं, अगर एक हाइपर एक्टिव बच्चा है और उसके साथ हम एक ऐसा बच्चा क्लास में बिठाते हैं जो कि बहुत शांत, कूल, कंपोज, जैसे गर्ल्स होती हैं, तो ना क्या होता है कि उससे ना काफी इम्पैक्ट होता है। कई बार ना कई बच्चे होते हैं जो ना एज अ फ्रेंडली होते हैं, अच्छा तुम मत भागो, यहाँ बैठो, टीचर कुछ बोल रही है, सुनो उसको, तो बच्चा बच्चे की सुनता है, कंसर्न है ना। बिल्कुल। तो कई बार ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। कई बार क्या होता है मैम कि ब्रेक्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही सेशन ओवर हुआ, मैं इनफैक्ट टीचर्स को भी बोलता हूँ कि आप स्टाफ रूम तक जा रहे हैं ना, बच्चे को बोलो कि चलो मेरे साथ, अच्छा जी, स्टाफ रूम में जाओ, दूसरी टीचर को बोलो मैम इसको लेके वापस क्लास में चले जाओ, उसको भी एक ब्रेक मिल गया। गुड। आप समझ रहे हैं। और कुछ नहीं, अगर अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो टीचर बोले अच्छा एक काम करो, ये बुक्स उठाओ, स्टाफ रूम में साथ चलो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो आप, ताकि वो करे। अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ अगर बच्चा ADHD हाई फंक्शनिंग है। बट अगर सीवियर है ADHD में आता है या फिर मॉडरेट ADHD में आता है, तो मुझे लगता है कि 30 बच्चों में अगर एक या दो टीचर है वो बाकियों को देखेगी या उसको देखेगी, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना आप। एक महीना ट्राई करिए, अगर आपको लगता है नहीं बच्चा मेरे कंट्रोल में है परफेक्ट, मगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, गो टू द हायर अथॉरिटीज, पेरेंट्स को बुलाओ, बोलो कि देखो बच्चे में पोटेंशियल है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरे पास और 29 बच्चे भी हैं जिनको देखना है, प्रोवाइड अ शैडो टीचर। मैं उसको बुलाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, मगर एटलीस्ट देयर शुड बी सम शैडो टीचर, स्पेशल एजुकेटर हु शुड बी इन द क्लास फॉर गुड रिजल्ट्स, फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अगेन केस टू केस। अब मेरा बच्चा ADHD है, जंपिंग मोड में रहता है, मैं किसी के घर गई सर, अब वो जंपिंग मोड में, अब उस सिचुएशन में बच्चे को डांटूं कि बैठ जा टिक्के की करी जाना है, या फिर मैं उनको समझाऊं कि जी ये तो ऐसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो ये ऐसा ही बिहेवियर है, पेरेंट तो फंस गया ना कहीं। तो उस सिचुएशन में पेरेंट को क्या करना चाहिए, या फिर उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दूं कि वो बिजी रहे? बिजी तो आजकल बच्चे से मोबाइल से ही रहते हैं मैम, तो आइडियली मैं ये बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म में मोबाइल दे दो तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें हैं। इट्स बेटर ड्राइंग एंड एनीथिंग वी कैन से ना। अब मैम अगर अगेन मैं एज अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका मैम, पेरेंट्स कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, आपने किसी के घर जाना है वो अलग चीज़ है। अगर हाइपर एक्टिव या ADHD डायग्नोस है तो सबसे पहले अपने थेरेपी स्टार्ट करनी है। अच्छा। पहली बात। सेकेंडली, हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़्यादा करवानी है। अच्छा। ठीक है, ताकि वो रिलैक्स हो। सेकेंड है मैम, हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि बाकी बच्चों को आप जितना वर्बली समझा सकते हैं, इनके लिए आप विजुअल्स, या आप तो मैम आई थिंक यू आर अ टीचर, आपने काफ़ी सोशल स्टोरीज टाइप चीज़ें देखी हैं, यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, मैम ट्रस्ट में ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। विजुअलाइजेशन तो आप वही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बच्चे को चीज दिखाओ। तो कहीं ना कहीं अगर आप एज अ पेरेंट विजुअल्स को यूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि आपका बच्चे का सोशल बिहेवियर भी बेटर हो रहा है। अच्छा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ये चीज है कि मैम अब ना यहाँ पे पेरेंट्स को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको पता है आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल, आप मॉल में जा रहे हैं, आप सीधा 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को एक्चुअली टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसकी कम है उस चीजों की, सोशलाइज करना चाहते हैं आप, तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ 10 मिनट के लिए मॉल जाइए, पकड़िए उसका हाथ, एक चक्कर लगवा के चलो बेटा वापस। अब वो जब एक चक्कर में बिहेवियर मॉडिफाई हुआ, देखा अच्छा आज 10 मिनट ही वाज गुड, चलिए नेक्स्ट वीक हम जाएंगे आधे घंटे के लिए। गुड, दैट्स अ गुड वे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो ड्यूरेशंस कम करिए। वेरी नाइस। तो हर चीज़ें मैम डिपेंड करती हैं, आपको थेरेपी से बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको पता लगेगा कि घर पे क्या कराएं जिससे कि ओवरऑल हाइपर एक्टिविटी कम हो। सोशल स्टोरीज, विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एडेप्टेशन, जो मैंने थर्ड बोला है, दैट इज द चाइल्ड नीड्स टू गेट एडेप्टेड टू द थिंग्स, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। आपने अभी विजुअलाइजेशन बात की, अगर मैंने बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखानी है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसको स्टोरीज दिखाऊं?
जिससे वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट करेगा मॉरल वैल्यूज को। मैम हम सारे विजुअल लर्नर्स हैं, वी आर, पूरी दुनिया विजुअल लर्नर्स है मैम। हम मोबाइल में से विजुअल लर्निंग ही कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दुनिया के हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये लागू है कि जितना आप विजुअली बच्चे को सिखाएंगे। मैम जब हम पढ़ते थे तो हम लोग बुक्स लेके पढ़ते थे और एक एक लाइन पढ़ते थे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वही मेडिकल टर्म्स, वही किडनी मुझे डाइसेक्ट कर करके ऐसे पढ़ा दिया। आप सोचिए मैम क्या बेटर है, वो बुक से पढ़ना एक एक लाइन या फिर उसको विजुअलाइजेशन। मैम सबके लिए ये वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। अब मैंने बीइंग अ टीचर भी बात कर ली है और हम पड़ोसियों के भी घुमाए हैं ना। अब बात करते हैं कि मेरा बच्चा घर पे ही है, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं घर पे आई तो बच्चा वही हाइपर एक्टिव होने के कारण मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो टिके, पर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है। ऐसी सिचुएशन में मुझे उस पर शाउट तो नहीं करना चाहिए। इट्स ट्रू कि बच्चे के बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा, तो कितना काम रहना चाहिए मुझे बीइंग अ पेरेंट उस सिचुएशन में कि उसने स्कैटर्ड किया हुआ है सारा घर, उथल पुथल मची हुई है घर पे। तो इस सिचुएशन को कैसे बीइंग अ मदर मैं कैसे हैंडल करूँ? मैम मैं समझ सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, बट मैं यहाँ बर्डन है, फैमिली प्रेशर है मेरे ऊपर। मैं यहाँ पे पेरेंट्स से उल्टा सवाल पूछूंगा कि ये नौबत आ ही क्यों, उससे पहले ही आपने क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? ये एक दिन में स्कैटरिंग नहीं हुई होगी। आपका कहना है कि जब फर्स्ट स्टेप हुआ वहीं पे उसको स्टॉप करें। पहली बात ये तब होता है जब आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सीरियसली बहुत लेट लेते हैं। तो अगर नॉर्मल करें, आप ADHD को हम साइड में रखते हैं सर, नॉर्मल टॉक करते हैं कि मेरी बेटी है, वो खेला, उसने डूल सब स्केटेड किया ना, तो जब उसने बल्कि मुझे उसमें हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी कि नाउ वाइंड अप इट और लेट इट बी गो अहेड, क्या सिचुएशन चूज करनी पड़ेगी मेरे को? मैम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये एक नॉर्मल बच्चे की जब आप बात करते हैं, आपने अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया, उसमें बिहेवियर्स नहीं है, आप समझो मेरी तो बात वो कमी पेरेंट की है नहीं, उस पे बिहेवियर्स नहीं कहने का मतलब ये है कि मैम उसने स्कैटर कर दी, डॉल्स वॉल सब फैला दी उसने, ठीक है, बट डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जब आप उसको ये चीज़ समझाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं करना, ये सब मत करो, थक के आई हूँ मैं, ये हूँ, तो वो समझेगी चीज़ों को। आज नहीं तो 6 महीने के बाद वो चीज़ें उसके अंदर फीड होंगी, बिकॉज ही इज न्यूरोटिपिकल और शी इज़ अ न्यूरोटिपिकल किड। बट जब हम डिसऑर्डर वाले बच्चों की बात करते हैं उनको नहीं समझ आती है ये चीज़ें, ठीक है। तो पहली बात ना, to be a parent of a special child, you need to believe you are a special parent. It's good, very nice. तो अगर आप सोचेंगे कि मैं पेरेंटिंग नॉर्मल करूं, वो भी एक स्पेशल बच्चे की, कि मैं घर पे आऊं, वाओ ऐसा निकले, वो बोले मम्मा कम, नहीं, वो आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल। आप एज अ स्पेशल पेरेंट सोच ही नहीं रहे, तो ये तो पेरेंटिंग ही गलत स्टार्ट होगी। आपके क्लाइंट्स सोचते हैं खुद को स्पेशल पेरेंट, मतलब दे आर रेडी टू थिंक अबाउट इट कि सी मैम, अगर कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो तभी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन वो चीज़ लेके आते हैं कि यस मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। और जैसे मैम आपने बोला है कि आजकल एक्चुअली अवेयरनेस आ रही है, मैं कंप्लीटली इस चीज़ से बिलीव करता हूँ, बिकॉज अगर पीडियाट्रिशियन ने बोल दिया ये टिक के नहीं बैठ रहा है, यू हैव टू गो फॉर द ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट, तो आप सर्च तो करोगे नहीं है क्या चीज़, तो वहाँ पे पता लगेगा इफ अ चाइल्ड इज ADHD, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और मे बी ही इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यू हैव टू कंसल्ट फॉर द स्किल टू द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो उस केस में कहीं ना कहीं आप पढ़ के ही आओगे मेरे पास। ऐसे जनरली मैं किसी को बोलूंगा से पूछ के सब कुछ फिर है ना, तो कहीं ना कहीं जब आप पूछ रहे हो, आपके डॉक्टर ने बोला है, तो दिल में कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करके आ रहे हो या कुछ तो गड़बड़ है दया, तभी तो मैं जा रही हूँ ना। ठीक है, भले आप मेरे पास आके बोल सकते हैं सर सब ठीक हो जाएगा ना, परफेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बट डाउन द लाइन क्वेश्चन मार्क तो है, तो वो कहीं ना कहीं जब आप कह रहे हैं ना, तो वो डाउन द लाइन सोच के आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं मैं तो अपने ही एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल। मेरी बेटा है, अब तो कॉलेज में है, बट बेटी भी, दोनों की हैंडराइटिंग वेरी पुअर है ना। बीइंग अ टीचर मुझे पता था कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है, मैंने बहुत एक्टिविटीज कराई जो मेरी नॉलेज में थी, अवेयरनेस ऑफ दैट टाइम ना, 2007 लगा लो या 17 लगा लो ना, बट हैंडराइटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा। और मेरे को लगता है आजकल हर पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से परेशान है कि उनके बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है।
तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, अब ना सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके बेटे की स्टार्टिंग से हैंडराइटिंग खराब थी या जैसे बड़ा होता गया और हर हैंडराइटिंग खराब होती गई? स्टार्टिंग से खराब थी। और आपकी बेटी कितने साल की है? अब वो तो अभी 8 इयर्स की है। 8 इयर्स की है, ठीक है। अब मैम देखिए, आपका केस और एक जनरल केस में फ़र्क है। बिकॉज मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज आपका बच्चा जब ग्रो कर रहा था तब मोबाइल ने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला था, आई सपोज, क्योंकि आपने कहा वो कॉलेज में है। अब उस केस में अगर हैंडराइटिंग पुअर है तो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंस भी हो सकती है आपकी तरफ से कि आपने कभी उसको राइटिंग पैटर्न्स में ज़्यादा आई वांट टू ऐड ना कि अगर तो डंडा दिखाया तो इम्प्रूव है, अगर वो स्कूल में काम करके आ रहा है या मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वो वर्स्ट है। ठीक है, तो फिर इसमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का तो मेरे को लगता है कोई नहीं मैम, ऐसा नहीं है। बिकॉज फाइन मोटर स्किल का पैमाना सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं है। फाइन मोटर स्किल का पैमाना बहुत है कि उसके डे टू डे लाइफ के स्किल्स कितने अच्छे हैं। बट लाइक अगेन, मैं कॉलेज गोइंग बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फाइन मोटर की बात करें तो हम 5 साल से नीचे तक की बात कर रहे हैं। तो फाइन मोटर्स और हैंडराइटिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फाइन मोटर का मतलब है कि अगर मैं 5 साल का हूँ, मैं बटनिंग कर पा रहा हूँ, ब्रशिंग कर पा रहा हूँ, कॉम्बिंग कर पा रहा हूँ, फेस वॉश कर पा रहा हूँ, डे टू डे लिविंग की जब मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर रहा हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग बेकार है। तो उस केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे के फाइन मोटर वीक है इसलिए हैंडराइटिंग बेकार है। हो सकता है कि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है राइटिंग में। तो उस केस में अगेन ये एक केस है जहाँ पे फाइन मोटर्स परफेक्ट चल रहे हैं उसके, ठीक है, बट हैंडराइटिंग पुअर है। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मैम आपको स्पेसिफिक जो नॉर्मल हैंडराइटिंग की क्लासेस नहीं होती आजकल तो हर जगह पे होती हैं, जहाँ पे पैटर्न्स करवाते हैं, ट्रेसिंग्स करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो ढेर सारी शीट्स करवाइए, सीरियसली लीजिए, रोज कराइए, मेंटेनेंस में रखिए, तो आप देखेंगे कि हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट आ रही है। बट एक ऐसा केस है जहां पे जनरली यही होता है कि पेरेंट्स आ रहे कह रहे कि हैंडराइटिंग प्योर है। जब मैं असेसमेंट करने जाता हूँ मैं तो बोलता हूँ अरे तुम्हारा बच्चा तो नट ही नहीं खोल पा रहा, वो तो ये कागज नहीं फाड़ पा रहा, वो तो अगर पेंसिल को पकड़ना कैसे, प्रेशर कितना देना है उसको इतना भी नहीं समझ आ रहा, उसको सीजर पकड़ के कट करना नहीं आता। उस केस में अगर हैंडराइटिंग पुअर है तो मैं बोलूंगा कि फाइन मोटर्स की वजह से हैंडराइटिंग पुअर है, बिकॉज बाकी फाइन स्किल्स भी नहीं कर पा रहा, वो बटनिंग ही नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए, इट नीड टू ऑब्जर्व। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैम मुझे याद है मेरी हैंडराइटिंग पैथेटिक थी बट मेरे फाइन मोटर्स अच्छे थे। सो अगेन मैं हर चीज को स्पेशल में कैटेगरी में नहीं डाल सकता, तो अगेन डिपेंड करता है। लेकिन फाइनल स्किल्स के पैमाने में एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर आप मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे की राइटिंग पुअर है, तो मैं पेंसिल नहीं पकड़ाऊंगा, मैं पहले फाइनर के असेसमेंट्स करूंगा। जब मैं देखूंगा नहीं फाइन लेवल्स तो अच्छे हैं, राइटिंग क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं राइटिंग पे आऊंगा, तो अब मेरा डायग्नोसिस अलग हो जाएगा। अगर फाइन मोटर पुअर है तो मैं स्टार्ट करूंगा कि यार उसकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करनी है, फिंगर की स्ट्रेंथनिंग चाहिए, मैनिपुलेशंस चाहिए, प्लान अलग है। लेकिन अगर वो फाइन मोटर्स ठीक है लेकिन वो लिखते हुए यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, यहाँ कर रहा है, यार ये अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो अगेन ये असेसमेंट्स फिर चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केसेस। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर, तो कौन सी एज में 2.5 के बाद हमें ये स्किल्स बच्चे में वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए? मैम फाइन मोटर्स आप या मैं कोई नहीं होते स्टार्ट करने वाले, बच्चा खुद स्टार्ट करता है। समटाइम जब मैं क्रॉल कर रहा हूँ, हमारे टाइम में सर ये इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। बट अब तो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ आ रही हैं, वो दाल पेस्ट करवा रहे हैं या फिर टीयर एंड पेस्टिंग हो गई है, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़। आई गोना आस्क फ्रॉम यू कि कौन सी करवानी चाहिए, पर डिस्कस करते हैं पहले कि बच्चा 2.5 के बाद स्कूल चला जाता है आज के बाद, हम तो 6 साल के गए हैं ना, तो वो ड्यूरेशन जो है 2.5 और 6 वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है बच्चे के इस बिहेवियर, हैंडराइटिंग को लेके या फाइन मोटर स्किल को लेके। बिल्कुल मैम, आपने 2 जनरेशन कंपेयर की, हालांकि हम इतने बुढ़े नहीं हैं तो 2 जनरेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे। हमारे टाइम पे हमारी मदर्स वर्किंग कम होती थी, आज के दिन में वर्किंग रेशो बढ़ गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे टाइम में मोबाइल का इम्पैक्ट नहीं होता था,
तो मैं या आप कभी बैठे ही नहीं होंगे टीवी के आगे या उसके में। इनफैक्ट हमारे टाइम में तो वो एंटीने थे जो घूमते रहते थे चैनल सेट करने के लिए, है ना। बिल्कुल। तो हम लोग कभी बैठे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का सब काम किया, क्योंकि हम लोग लैग कर रहा है। nice. क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं टीवी भी देख रहा हूँ, मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मैं एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा, प्लस अगर मेरे मम्मी पापा वर्किंग हैं जो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैं सीखूंगा कहाँ से? आप समझिए इस चीज को। अगर आपकी मम्मी बचपन में आपको किचन, आप रेड़ते हुए किचन के पास आ गए थे, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, एक आलू पकड़ा दिया आपको। हाँ, बिल्कुल, बच्चा परेशान। अब वो आलू के अंदर मिट्टी थी, आपने उस मिट्टी के साथ भी खेला, आपने उस आलू के अंदर अपने नाखून मार के छेद भी मारे, आपने प्रेशर भी लिया, आपने टेक्टाइल भी लिया। और आजकल क्या हो रहा है मैम, ये कहाँ कर रहे हैं? आपने अपने बच्चे के साथ किया कि किचन में आया, आपने कुछ पकड़ा दिया? नहीं, मेरी किचन गंदी हो जाएगी। हाँ, ये रीजन आप समझ रहे हैं मैम? सो अब ये डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी एक्सप्लोर करने के लिए, इन लोगों को, और हम लोगों ने नहीं दी। मैम आपका घर बहुत बड़ा होगा बचपन में, मेरा घर बहुत बड़ा था बचपन में। अब हम श्रिंक होके कहाँ आ चुके हैं? फ्लैट में। तो आज के दिन प्ले स्कूल इज मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड। व्हाई? मैम दालों से आपने भी खेला है, आटों की बरनी में आपने भी खेला है। सही बात है। तो वही चीज प्ले स्कूल में वो करा रहे हैं, पहले क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये भले ही कमर्शियल चीजें हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के दिन मैं अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पहली बात, 1 या 2 बच्चे होते हैं आजकल, नॉर्मल, है ना। तो पहले होती थी जॉइंट फैमिली, तो फिर वो सोशलाइजेशन होता था, वो बंद हो चुका है। आप सोशलाइजेशन के लिए क्या करोगे? आप प्ले स्कूल में डालोगे, 30 बच्चों में बैठे हो, तो बिल्कुल नेसेसिटी है आज के दिन। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मैम, अगर आप मुझसे पूछोगे, वो कि इन सब एनवायरमेंटल चेंज की मैं अगर बात करूं, तो बच्चा वही है, नेचर वही है, पेरेंट्स बदले हम लोग हैं। इट्स ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। फोर्थ, रिसर्च तो मैम चलती जा रही है ना, ब्रेन के ऊपर भी रिसर्च चलती आ रही है। तो जब लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म बढ़ने लगा, तो उस टाइम रिसर्च स्टार्ट हुई कि ऐसा हो क्यों रहा है और हम इसको मिनिमाइज कैसे करें। तो एक रिसर्च आई कि यार ब्रेन को स्टिमुलेट करो स्टिमुलेट, इररिस्पेक्टिव, हर बच्चे का ब्रेन स्टिमुलेट करो। ये सब चीजें हमारी बारी में थ्योरीज नहीं थी मैम, आज के दिन है। तो जब थ्योरीज हैं, जब रिटन प्रूव है, तो अगर हमने नहीं किया तो मेरा बच्चा क्यों ना करे? वो तो करेगा हमसे कम। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे के बच्चे वो तो AI की तरह से कुछ प्ले स्कूल करें, लेकिन अगर उस जनरेशन की डिमांड है तो करो, क्यों ना करो आप। यही है। और फाइन मोटर स्किल्स के रिगार्डिंग आप क्या एक्सरसाइज एक्टिविटी बता सकते हैं जो बीइंग अ पेरेंट मैं घर पे भी करवा सकूं बच्चे को? अगेन एज 2.5 से अबव, 2.5 की अगर आप बात करें तो 2.5 की एज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, अच्छा यहाँ पे ना अगेन आई एम सॉरी, आपको मैं थोड़ा डिट्रैक्ट करूँगा, टॉयज को लेके बात करते हैं। बिल्कुल, जरूर। आजकल बच्चों के हाथ में कौन से टॉयज होते हैं? एवेंजर्स। हाँ, वो मेरी बेटी का फेवरेट था फ्रोजन। वो फ्रोजन क्या नाम है उसका? एल व्हाटएवर द नेम वाज, अलीसा या क्या नाम था उसका। हमारे क्या टॉयज होते थे? छनकने जो घुमाते थे हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो उससे कितना फाइन मोटर हमारा आ रहा था, ऑटोमेटिकली कितना हमारा कंसंट्रेशन। आपने कभी देखे किसी बच्चे को ये वाला करते हुए 2.5 साल या 3 साल में? 4 साल में हम लोग लट्टू घुमा लेते थे। आजकल बच्चा ऐसे घुमा ले तो बतेरी अच्छी बात है, वो बॉल को ही घुमा ले तो वो है, वो भी नहीं है। तो रही बात टॉयज की मैम, किसी टॉय की जरूरत नहीं है, तो जरूरत है घर की हर एक चीज को उसको करने दो, जो भी कर रहा है। मटर छिलवाओ, छील रहा है ना मटर, खींच के तोड़ने दो मटर, वो फाइन मोटर है। गुड। आटा गूंद रहे हो ना, थोड़ा सा दे दो पानी डाल के, उसको चिपचिपा होने दो। पेरेंट्स तो वही गंदा हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ रबर बैंड स्ट्रेचिंग गेम, यू नीड टू हैव दैट नेस्टिंग कप्स, यू नीड टू हैव दैट ये फलाना ढिमकाना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। घर की हजारों चीजें हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात,
हमने कितने टॉयज के साथ खेले मैम, मैंने तो कोई टॉयज को देखा ही नहीं था। वेरी रेयर। तो ऐसी बात नहीं है, फिर भी बिकॉज हम आज डिफरेंट जनरेशन में के साथ हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो खफा हो जाएं आपसे कि सर ने टॉयज क्यों नहीं बोले हमें। तो मैं ऑन एन एवरेज बताता हूँ, काफ़ी टॉयज आते हैं, जैसे साइज डिस्क्रिमिनेशन के लिए नेस्टिंग कप्स आते हैं, टावर्स आते हैं, प्लास्टिक की सीजर्स के साथ कटिंग करवा सकते हैं आप, प्लास्टिक की स्पून के साथ ट्रांजिशंस करवा सकते हैं, बीडिंग करवा सकते हैं, ट्वीजर्स को यूज़ करवा सकते हैं, एंड लेगोस फिक्स करवा सकते हैं, सेलो टेप टीयरिंग करवा सकते हैं, पेपर टीयरिंग करा सकते हैं आप डिफरेंट टाइप के वुडन पेग्स होते हैं वो दीजिए ताकि वो हिला हिला के डाले, मैनिपुलेट करेगा। नट एंड बोल्ट की एक्टिविटीज़ आती हैं, बच्चों की ड्रिल मशीन्स आती हैं, आप वो करवानी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आजकल जब तक मेरे बच्चे के पास ज़्यादा टॉयज नहीं होंगे तो फिर मेरा बच्चा शायद, यही है हमारी ना तो दैट इज मेंटालिटी। तो ये बहुत सारे टॉयज है इनफैक्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे वुडन ब्लॉक्स आते हैं, आप ब्लॉक्स लीजिए, डिजाइन्स बनाइए, उसको भी बोले कि अच्छा येलो के ऊपर तुम भी रेड डालो, वो देखेगा, वो भी करे। और आई कोऑर्डिनेशन, कॉपिंग स्किल्स आएंगे। मैग्नेटिक गेम्स बहुत अच्छे हैं सेंसरी इनपुट के लिए, तो अगर कोई मैग्नेटिक गेम्स आप यूज करें, इट्स अ परफेक्ट थिंग टू बी यूज्ड। जो बॉलिंग गेम्स आते हैं, जो बॉल को हिट करो तो बॉटल्स गिर जाती हैं। एक पिक्चर गेम्स आते हैं जहाँ पे आप प्रेस करोगे तो बॉल उछल के आती है, ठीक है ना। आजकल तो स्वैप गेम्स आ गए हैं जहाँ पे कि बॉल आ रही है तो आप हाथ बंद करोगे तो बॉल फिक्स हो जाएगी वेलक्रोस के साथ। तो बहुत सारे टॉयज मैंने नॉर्मली बच्चे देखे हैं, कुछ बच्चे होते हैं हाथ में येलो कलर की बॉल और स्माइली बॉल, हाँ उसको कुछ स्क्वीज करते बहुत अच्छी चीज है मैम स्ट्रेंथनिंग के लिए, बिकॉज सबसे इजी और सबसे प्राइमरी जो मेरी ग्रास्प है दैट इज अ पामर ग्रास्प जो डेवलप होती है। अच्छा जी। ये बेसिकली ये वाली जो ग्रास्प है पामर, ये बेसिक होता है ना। तो जब बच्चा पैदा होता है, आप कभी कोई अगर आप में से कोई जाए, इनफैक्ट मैं पेरेंट्स को बोलूंगा, आप अगर किसी हॉस्पिटल में गए, कोई नए बच्चे को देखने के लिए गए हैं, आप बस कुछ मत करिएगा, उसके ना ऐसे हाथ में अपनी उंगली रखिएगा, वो फटाफट आपकी उंगली दबा लेगा। तो दिस इज अ प्राइमरी ग्रास्प व्हिच इज अ पामर ग्रास्प। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आजकल जब असेसमेंट होता है ना तो डॉक्टर्स ये टेस्ट करते हैं कि अगर उसने ऐसे नहीं पकड़ा इसका मतलब देयर इज अ ब्रेन डिसेबिलिटी। अच्छा जी। तो इतना इंपॉर्टेंट है। खैर वो बिल्कुल ट्रैक अलग हो जाएगा, बिकॉज आई एम हियर जस्ट लाइक अ लेमैन, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चीज़ें समझाने आया हूँ। तो कहने का मतलब है कि दैट्स अ प्राइमरी ग्रास्प। तो हम कुछ भी चीज़ अगर ऐसे करते हैं, या मैंने पेप्सी की बॉटल पकड़ ली या स्क्वीजी टॉय पकड़ लिया, तो मैं अपना ये वाला ग्रास्प डेवलप कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी ग्रास्प के बाद ही मेरी फिंगर आइसोलेशंस एंड मेरी डिफरेंट ग्रिप्स तैयार होंगी। तो अगर 2-2.5 साल का बच्चा प्रेस कर रहा है, हैट्स ऑफ, बिल्कुल कर रहा है। अब फाइन मोटर स्किल्स पे हमने इतनी बात कर ली, पर एक्चुअल में है क्या ये वाली फाइन मोटर स्किल्स है कि इन मसल्स को क्या है फाइन मोटर स्किल्स? फाइन मोटर्स का मतलब होता है ऐसे काम जिसके लिए हमें अपने हाथों की सबसे छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 टर्म्स हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है फाइन। ग्रॉस नाम से पता लग रहा है, इट्स अ ग्रॉसर वर्ड। अगर मुझे बॉल को दूर थ्रो करना है, सो ये मेरा ग्रॉसर स्किल है, बिकॉज यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स को काम करना है। लेकिन अगर मुझे एक स्टिकर पील करना है, तो वहाँ पे मेरे शोल्डर का काम नहीं है, वहाँ पे मेरी बड़ी बारीक मसल्स का काम है, उंगलियों का काम है। तो जब मेरी उंगलियों से ही सिर्फ मुझे काम करना है और मुझे बहुत बारीक काम करना है, दैट कम्स अंडर फाइन मोटर। बहुत लेमैन है, इसकी मतलब डेफिनेशन बहुत अलग से है, मगर इट्स अ वेरी सिंपल आप लोगों के लिए। मसल्स, इट्स स्मॉल मसल्स, स्मॉलर मसल्स ऑफ द फिंगर or the activity which we do with our fingers. Writing is a fine motor, scissor cutting is a fine motor, buttoning is a fine motor, socks wearing is a fine motor. अच्छा। Because इसके लिए मुझे पूरी बॉडी की मसल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरी बस छोटी मसल्स का ही काम होता है। बिल्कुल सर। अब मैं तो बहुत पता नहीं कहाँ आगे निकल चुकी हूँ। और अगर हम बात करें कि बच्चे को बार बार गुस्सा आ रहा है, तो बीइंग अ पेरेंट्स मुझे वरीड करने की ज़रूरत है, या फिर वही अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंसी की बात करें कि वो अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्या रीजंस होता है? गुस्सा करना डेवलपमेंटल स्टेज है, हर बच्चे को गुस्सा आता है, आना चाहिए। ठीक है। बिकॉज अगर आज कोई बच्चा गुस्सा नहीं कर रहा इमोशनली, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बाद में जाके he can turn into a depressive person। अच्छा नहीं। हाँ,
और वो कहते हैं ना, कई बंदे जो अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। तो अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ जब वो पैदा हो रहे थे, तो अगर उनको उन पेरेंट्स आके कहते थे, उनको कोई थप्पड़ भी मार देता था ना कोई पास वाला बच्चा, ये बेचारा चुपचाप बैठा रहता था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारा टैग दे दिया जाता, बेचारा टैग, हाँ वो हो जाता, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन मुझे दोबारा पूछना है, बच्चे को बार बार गुस्सा आ रहा है, ये डेवलपमेंटल स्टेज है मैम। ठीक है, अच्छा, आना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुस्सा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्टडाउन्स। ठीक है, अगर उसने गुस्सा किया, आपने उसको 1 सेकंड गुस्सा किया, 10 सेकंड किया, 1 मिनट किया, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, कोई बात नहीं मम्मा है ना, चलो ठीक है, शांत हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके गुस्से का लेवल ये है कि उसने अपने आप को ही मारना स्टार्ट कर दिया, दीवार पे सिर मार दिया, नीचे लेके अपने पैर पटक रहा है, या आपको बाइट कर दिया, this is not normal. और अगर चीजें थ्रो कर रहा है, that comes under the meltdowns and the aggression only. अच्छा, तो ऐसे बच्चों के लिए थेरेपीज हैं? थेरेपी से पहले अगर उसका कोई डायग्नोस नहीं है, neither he is an autism, neither he is an ADHD, only behavior issues दिख रहे हैं, I would suggest go to the counselors, go to the psychologist, talk to your pediatrician, they are better person to help. अगर कोई डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ जनरल क्वेश्चन है कि वो गुस्सा करता है, अच्छा, they will be better person. सर अगर हम बात करें कि गुस्से की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चे ने गुस्से में कुछ भी किया, तो बीइंग अ पेरेंट मुझे पनिश करना चाहिए? आप क्या काउंसलिंग करते हो पेरेंट की? आप थेरेपिस्ट तो दे ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग पार्ट भी आपको हैंडल करना पड़ता है कि पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि उसको रियलाइज हो कि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं, या लेट इट गो कर देना चाहिए? मैम मैं ना एक चीज कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, आप बच्चों से नहीं जीत सकते। कैसे नहीं जीत सकते मैम? अगर बच्चा बिहेवियर थ्रो कर रहा है और आप सोचते हैं कि आपके एग्रेशन से वो ठीक होगा, नहीं होगा मैम। मैं आपको रिटन प्रूफ स्टडीज के बारे में बता रहा हूं। तो हम बच्चों को कैसे जीत सकते हैं? 3 चीजें हैं मैम, बताइए। फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि एक ऐसा बिहेवियर है जो मेरे प्यार से, मेरे पुचकार से कंट्रोल हो सकता है और वो मेरी चीजें समझ रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, प्यार से समझना। ठीक है। सेकंड है, अगर आपको लगता है कि मेरे अवॉइड करने से बिहेवियर रिड्यूस हो रहा है, तो लेट इट गो, तो अवॉइड कर लीजिए। अब यहाँ पे ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, आई वाज टेकिंग अ वर्कशॉप इन इलाहाबाद, सो एक क्वेश्चन है, सर आपके लिए ना बड़ा आसान है बोलना। आपने बोला कि बच्चे को अवॉइड करो, बच्चा मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, मैं बाथरूम के अंदर, वो बाथरूम के बाहर ठक ठक करी जा रहा है, तो उसको बिहेवियर मेरे सामने ही करने हैं। तो मैंने एक्चुअली पता है क्या बोला, मैंने कहा ना अगर ऐसी सिचुएशन हो, मैम अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल नीड किड, नॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा। अगर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बिहेवियर्स मेरे से नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं और मुझे एस्केप देना चाहिए, लाइक, तो आप अपने आप को लॉक कर दो दूसरे कमरे में जाके। अच्छा जी। उसको रोने दो, वो जब देखेगा ना कि यार मम्मी तो मुझे बिल्कुल नहीं देख रही है, हो सकता है, अगेन एक स्ट्रैटेजी कभी एक बच्चे में काम नहीं आती, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि आप अपने बच्चे के साथ करें, हो सकता है उसका बिहेवियर बढ़ जाए। सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन इन कंसिडरेशन विथ योर थेरेपिस्ट, देन दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। बट कहीं ना कहीं अगर आप अवॉइड कर सकते हो और अगर आपको लगता है आपके अवॉइड करने से उसके मेल्टडाउन्स कम हो रहे हैं, जिसे हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स के अंदर डालते हैं साइकोलॉजी में, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, there is a difference between being firm and punishing a child. अगर आपकी फॉर्मनेस से बच्चा डर के कर रहा है, कोई बात नहीं। अमेरिकन्स में ये चीज़ें, अगर मैं अमेरिका में इंटरव्यू दे रहा होता ना, तो अभी तक शायद 2-4 केस ठोक चुके होते मेरे में, मगर वी आर इंडियन, सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड सिटिंग हियर। सो कहने का मतलब है बीइंग फर्म, अगर आपको लग रहा है आप डील कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। पनिशमेंट एब्सोल्युटली नॉट, मतलब ही नहीं है। रिटन स्टडीज हैं, पबमेड में जाइए, काफ़ी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ है, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ है। पनिशमेंट से कभी भी कोई बच्चा नहीं सुधरा, ना ही सुधरेगा। वो मैम देखिए, साइड इफेक्ट्स क्या हैं मैम? आप कभी जानते हो कि अगर आपने गाड़ी चलाई, हल्की सी किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, एक बंदा आया, उसने बोला कोई बात नहीं, कोई बात, आपने बोला सॉरी हो गया, कहते कोई बात। एक आता है सीधा कॉलर पकड़ के आपको मुक्का मारता, क्यों होता है ये?
बचपन में क्या सीखा है उसने? एग्रेशन। हिटलर ने 2 करोड़ वर्ल्ड के बंदों को मार दिया, मत्थे में एक त्रुटि नहीं आई, क्या वो स्पेशल था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव होता, कहाँ से आया? पेरेंट नहीं, उसने पनिशमेंट्स देखी सोसाइटी में, उसने देखा कि उसके कम्युनिटी के बंदों के साथ क्या हो रहा था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। पनिशमेंट हमेशा बच्चे को स्टबर्न बनाएगी, हमेशा। जो बड़ा बच्चा टाइम में, तो फिर मैं वही जनरेशन गैप की बात करूंगी, तो हमने तो पता नहीं हाथ भी बंधवाए हैं कितने। पता नहीं मैम, मेरे तो कभी नहीं बंधे, ना ही मैंने चप्पल खाई, डांट बहुत खाई है। पेरेंट्स तो ऐसे करते थे, या फिर हमारे नाना नानी के, तो वो कल्चर खत्म हो रहा है, या हमारे बच्चे इतने ज्यादा। मैम स्टडीज जो हैं, मैं किसी एग्रेशन या किसी पनिशमेंट को बिल्कुल भी यहाँ पे रीइंफोर्स नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे प्रूवन स्टडीज की बात करूँगा। वो ये कहती हैं पनिशमेंट इज नॉट द थिंग। तो बच्चे में सर हम डिसिप्लिन कैसे लाएं फिर? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आपको अगेन, अगर न्यूरोटिपिकल बच्चा है, सोशल स्टोरीज के साथ चीजें होंगी आपके साथ। यू हैव टू बी ए रोल मॉडल फॉर योर किड, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। मैम अवॉइड करिए, प्यार से डील करिए, बिकॉज एग्रेशन, अगर मैं देखिए, एग्रेशन ना 5 या 6 साल में सडनली नहीं आता, नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये 1 साल से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये सोचो ना कि अगर 1 साल में अगर एग्रेशन आ रहा है और जो मेरी स्ट्रेटेजी से आप लगाओगे, डाउन द लाइन 4 साल में वो नौबत ही नहीं आएगी कि आप ये मुझसे सवाल पूछो। अच्छा नहीं। तो अगेन, अगर 1-1.5 साल का बच्चा आपको लगता है कि स्टबर्न है, ढीठ है, कर लो प्यार से डील, वो हो जाएगा मैम, हो जाएगा। अगर आप 6 साल के बच्चे की बात करेंगे कि वो चीजें फेंक रहा है, तो आपको डांटना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज मैच्योरिटी आ चुकी है उसमें। बिल्कुल। तो लेकिन वो 6 साल तक पहुंचा क्यों? मेरा यही आपसे सिर्फ कहना है, रूट्स वही कहीं ना कहीं रूट्स आपके ठीक होने चाहिए, वो जरूरत है, ताकि वो चीजें जाए ना वहाँ। एक्चुअली क्या होता है सर, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेशन है, उनको वर्क लोड सब कुछ हम मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आज के बच्चे बियर कर रहे हैं। तो हमारी पेरेंटिंग गलती है। बस वी कैन से दिस। मैम हम अपने बॉस को क्यों नहीं गुस्सा दिखा सकते? कमजोर हम उस टाइम, हम किसको गुस्सा दिखाते हैं? एब्सोल्युटली, ये बात आती। तो ये सिर्फ एस्केप है मैम। हाँ, हाय मैंने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, फिर वो सोया हुआ है तो मैं उसको 10 बार चूम रहा हूँ। क्यों मारा थप्पड़? इतना कौन सा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो गई हैं आपकी कि आपको बच्चे पे हाथ उठाना पड़ा, अपना फ्रस्ट्रेशन ऑफिस का नहीं। ये तो एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है मैम। एटलीस्ट बीइंग अ प्रोफेशनल, नो दिस इज नॉट। छोड़ दो ऐसी नौकरी, बिल्कुल छोड़ दो ऐसी नौकरी, करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलूँ। अगर हम बात करें ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट, आजकल बहुत है ना, गार्डन में लेके गए, ओए चुल्ला ना चुल्ली गिर जाएगा, अगर पंजाबी में ना, तो ये बिहेवियर जो है ये बच्चों पे क्या इम्पैक्ट डालता है? उनको सेंसिटिव तो कर ही रहा है। तो इसकी किस एज में इसके इम्पैक्ट नजर आने शुरू होते हैं कि रियलाइज हो कि नहीं हमने गलत किया? तो बेटर है कि हम पेरेंट्स को अभी अवेयर करें कि ओवर प्रोटेक्टिंग इट्स नॉट गुड फॉर देयर किड्स ना। मैं एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। आजकल दादा दादी नाना नानी ओवर प्रोटेक्टिव हैं। अच्छा जी। हाँ जी, पूछिए क्यों? हाँ जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी एक ही बच्चा करेगा, तो वो दातकों का भी राजा, नानकों का भी राजा। बिल्कुल। आप हैरान होंगे, दादियां जब असेसमेंट में आती हैं, अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं ये बात उठा के स्पेशल नीड बच्चों में लेके जा रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में बार बार लेके जा रहा हूँ, वो असेसमेंट्स लेके आती हैं, वो कहती हैं सर इसके पापा को तो बहुत पेला मैंने, बहुत मारा, इसको मैंने हाथ नहीं लगाने देती अपने बेटे को, ना मैं, मेरा राजा बेटा है। बिल्कुल, आप समझें, क्योंकि उसका बेटा 6 भाई बहन थे, हाँ। मगर उसका पोता एक ही है, ठीक है? तो ये चीज सरप्राइजिंग है, एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि नाना नानी दादा दादी ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं। आप तो पिंड के थे, गांव के थे, यू यूज्ड टू बी टफ गाय, ये हो रहा है। मेरे पास एक अगेन मैं नहीं बोलूंगा, एक बच्चा आया, चलिए XYZ, हाँ, दादी आई, हाँ। उस दादी ने उस बच्चे को 1 साल तक नंगे पैर जमीन में नहीं चलने दिया। वाहिगुरु, बताओ कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। दादी ने किया।
अब मैम उसका ये हाल था कि अब देखिए मैम, नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते आप। बिल्कुल। 1 साल तक अगर आपका टच सिस्टम डेवलप नहीं होगा, वो सारी जिंदगी परेशान करेगा। अच्छा जी, सारी जिंदगी परेशान क्या करेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी? डिफेंसिव, हाथ गंदा नहीं चाहिए उसको। अब हाथ गंदा नहीं चाहिए तो वो फाइन मोटर नहीं करेगा, फाइन मोटर नहीं करेगा तो राइटिंग नहीं करेगा, राइटिंग नहीं करेगा तो एडियल स्किल्स नहीं करेगा, एडियल स्किल्स नहीं करेगा तो लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी तो एकेडमिक्स में क्या था एक छोटा सा रोल की पैर नीचे नहीं रखा। कई पेरेंट्स आके कहते सर हमने अपने बच्चे को क्रॉलिंग करने ही नहीं दी जमीन में। हाँ। वो तो उठा के कभी ये खाता कभी वह खाता। बहुत अच्छे, जब उसने क्रॉलिंग नहीं की, उसके मांसपेशियां टाइट नहीं हुए, तो वो ऐसे ही रहेगा ना सारी जिंदगी। तो फिर जब क्लास में जाएगा टीचर बोलेंगे टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्रॉलिंग कराई नहीं जब कराने का मौका आया था। तो मैम कहीं ना कहीं नुकसान है ना। बच्चे की पता है, इंसान डेवलप नहीं, नेचर उसको डेवलप करता है। तो अगर आप झूला नहीं झूलने दे रहे, अगर आप उसको क्रॉलिंग नहीं कर रहे, आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस आप होने नहीं दे रहे। तो फिर तो डेवलपमेंटल डिलेज या सेंसरी प्रॉब्लम्स या एकेडमिक में प्रॉब्लम्स या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स तो आएंगे बिल्कुल। अगर हम बात करें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पे आते हैं, सर क्या जरूरी है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बच्चों में? क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, हम एक काम करते हैं। हाँ जी। आप इमेजिन करेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं, आप छोटा सा एक स्टूल पड़ा हुआ है यहाँ पे और आपको वो स्टूल मुझे देना है, तो प्लीज आप कैसे देंगे? ओके, नाउ आप सब ने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहाँ पे कोई स्टूल था? नहीं था। तो आपने दोनों हाथ क्यों यूज किए? क्योंकि स्टूल था। कहाँ था? इमेजिन तो इमेजिन किया आपने। आप इमेजिनेशन तक कैसे पहुंचे? आपने मेरे को बोला नहीं, आर्टिकल, आपने पहले स्टूल उठाया हुआ है, आपको स्टूल का वेट पता है, आपके ब्रेन को पता है कि कौन सी मसल को मैसेज भेजना है। ये क्या है सारा? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल। अगर बच्चा बैठा ही रहेगा मोबाइल में तो उसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी? नेवर। नहीं होगी। पर हो सकती है जी, क्योंकि मोबाइल में वो इतना कुछ क्योंकि वो विजुअल इमेजिनेशंस है। अच्छा जी, विजुअल इमेजिनेशंस है मैम। आपने आजकल बच्चों को सेल्फ टॉकिंग करते हुए देखा होगा। बिल्कुल। सारा दिन चलता है। बिल्कुल। वो ऑडिटरी और विजुअल है। मोटर कहाँ गया? मूवमेंट्स कहाँ गई? जब तक मूवमेंट्स नहीं आएंगी वो लर्न कहाँ से करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे मूवमेंट करके दिखाई। क्या 2 साल का बच्चा, अच्छा पैदा हुआ बच्चा बोल लेता है? नेवर। वो क्या करता है? वो बैठता है, रिड़ता है, खड़ा होता है, चलता है, स्पीच आती है। वो मोटर मूवमेंट्स के बाद आप अपने स्पीच में पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं 8 महीने के बच्चे को मोबाइल दे रहा हूं, अगर मैं 6 महीने के बच्चों को मोबाइल दे रहा हूं और वो मोटर मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, आप तो विजुअल बढ़ा रहे हो और ऑडिटरी बढ़ा रहे हो, बाकी सेंस का क्या कर रहे हो आप? डाउन जा रही है। ये है इमेजिनेशन का पावर। और इमेजिनेशन खाली बैठे नहीं आती मैम। इमेजिनेशन आती है जब आपका ब्रेन प्लान करता है चीजों को। 2 तरीके की इमेजिनेशन है। ये एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन थी जो हमने की। हाँ। और मैम आपको मैं एक बात बताऊं, आपने जिन केसेस के बारे में बोला है ना, जो विजुअल इमेजिनेशन करते हैं, आप ना एक उस बच्चे को बिठाना, सेम एज के बच्चे को आप उसको बिठाना और बोलना कि ऐसा है, थर्स्टी क्रो या फिर ये 4 चीजें पड़ी हैं, मुझे ना स्टोरी बना के दो। जिसने मोटर मूवमेंट्स की होंगी ना मैम, वो झट से आपको स्टोरी बना के दे देगा। अच्छा जी। और जो विजुअल वाले होंगे ना मैम, वो वही 4 चीजों में अटके होंगे। ये साइड इफेक्ट है। इमेजिनेशन के लिए चाहिए एक्सप्लोरेशन। जब तक मैं ना एक्चुअली हर पॉडकास्ट में जाने का वन ऑफ द रीजंस ये है, मैं आसपास बच्चों को खराब होते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल। मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उस पेरेंट को बोलूँ, लेकिन मुझे पता है उल्टा मुझे ही सुनना पड़ेगा, तो मैं नहीं कर पाता। तो एटलीस्ट इन पॉडकास्ट की तरह समझ हमें आनी चाहिए कि जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आएगा। नेचर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बट एनी हाउ, सो इमेजिनेशन, आई होप आपको समझ आया। किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन आपकी होगी। और आज आप जो इमेजिन कर रहे हो, कल आप आइंस्टाइन और न्यूटन बनोगे और आप उसको इन्वेंट भी कर सकते हो।
ठीक है। वेरी नाइस सर। अगर हम बात करते हैं कि बच्चे, वही आप कह रहे हैं कि टीवी और मोबाइल जो है, आप कह रहे हैं कि नहीं देखना, बच्चों को अवॉइड करना है, तो आप पेरेंट्स को ये बताइए कि खाना बच्चों को कैसे खिलाएंगे? मैम देखो, आप मुझे ना फंसा रहे हो। क्या मैंने बोला है कि नहीं देखना? सबसे पहले आप मुझे बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं कि विजुअल इमेजिनेशन आया, इससे बेटर कि बच्चा कोई फाइन मोटर्स वो के लिए कब कुछ आएगी? करे। जब आप एक्सेसिव दोगे। आप समझो मेरी बात मैम। अब मैं अगेन एक इमेजिन एक करता हूँ, एक चीज है जिसके साथ मैं लगा हुआ हूँ। मेरा बेटा मेरे पास आया, पापा हटना, तुझे नहीं देखना, परे हो जा। फिर लगाऊं तो क्या कर रहे हो आप? इससे अच्छा है, अब वो आ रहा है कि पापा मुझे देखना है। अच्छा ठीक है, ये रहा 10 मिनट्स का टाइमर। बाबू जैसे ही टाइमर खत्म होगा मुझे मोबाइल वापस चाहिए। कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी को गलत यूज करने से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, मैं मेरे बच्चे ने ABCD पोएम सुन के ही किया है। जो आज हम कोकोमेलन के बारे में इतना नेगेटिव कह रहे हैं ना, गलत है। आप 6 घंटे कोकोमेलन के आगे बिठाओगे वो गलत है। 15 मिनट कोकोमेलन के आगे अगर आपका बच्चा बैठे तो कहाँ गलत है? वो तो सीख के उसने मुझे ABCD सुना दी। फिर मैं आपको फंसा दूंगी कि आप कह रहे बच्चे को फोन देखना चाहिए बट इन लिमिट। हाँ, अब ये कैसे पता लगेगा? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए सर। ये लिमिट का कहाँ लिमिट है? क्या लिमिट है? अगेन बच्चा ऐसे खोया हुआ है, सपोज वो मोबाइल देख रहा है और मैंने उसको बोला अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ पापा, तुम ना ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अगर यही चीज है, सुनो मेरी बात, बोली जा रहे हैं पापा मैं ऐसे हूं, ये बहुत गलत है। अच्छा नहीं, समझे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आई आप लोगों को डेफिनेशन? बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो टेक्नोलॉजी कहाँ गलत हुई? टेक्नोलॉजी तब गलत हुई जब मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से मेरे बच्चे के रिस्पॉन्सेस पुअर हो रहे हैं। कर दो पूरा बंद, बिल्कुल पूरा बंद करो, लेकिन मोबाइल बंद करने से मेरा बच्चा सुधर जाएगा, ये परसेप्शन भी पेरेंट्स को अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। फिर क्या करते हैं पेरेंट्स? मेरे पास आते हैं ना कोरोना के बाद, सर कोरोना में ना मैंने अपने बच्चे को 6-6 घंटे मोबाइल दिखाया, मैं भी ऑनलाइन था, मेरी वाइफ भी ऑनलाइन थी, 8-8 घंटे थे, तो उसने देखा और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आज से ही मोबाइल बंद करो। अब मैम एक बच्चा जो 8 घंटे से मोबाइल देख रहा है, डॉक्टर के पास से आए, खटक करके मोबाइल हटा दिया। बिहेवियर नहीं आएंगे, मेल्टडाउन्स नहीं आएंगे। बहुत मैम यही तो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है ना। विद इन सेकंड तो 8 घंटे से 6 घंटे, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से आधा घंटा, आधा घंटे से 15 मिनट। अब वो कैसे होगा? फिर आपको इन्वॉल्व, क्योंकि 8 घंटा जो आप मोबाइल दिया था, अब वो मोबाइल निकाल रहे तो वो 8 घंटा कोई तो फिलर होना चाहिए, वो पेरेंट्स ही हो सकते हैं। फिर इतना दम रखो कि 8 घंटे प्ले कर सकते हो आप अपने बच्चे के साथ। और कसूर है कि बच्चे फोन बहुत देखते हैं, हम लोग दिखाते हैं बीइंग अ पेरेंट ना, ये रीजन है। बच्चा गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चा गलत। सर अगर हम बात करते हैं कि आज के बच्चे और पहली जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना, तो वो स्मार्ट थे, आज के बच्चे स्मार्ट हैं या वो स्मार्ट थे या कंफ्यूज है? क्या है आजकल के बच्चे, स्मार्ट हैं या वो कंफ्यूज ही रहते हैं? क्या जवाब दूं मैं इसको? मैं पीडियाट्रिशियन की तरह बात कर रहा हूँ, एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपेटिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तरह बात करना चाहूँगा। ऑटिज्म पहले बढ़ रहा था या अब बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है। क्यों? पेरेंट के पास टाइम नहीं है बच्चों को, जो भी रीजंस हैं। so many तो कौन सा जमाना अच्छा था? ऑब्वियसली पहले वाला। कैंसर अब बढ़ रहा है या पहले बढ़ रहा था? अब। कौन सा जमाना अच्छा था? ऑब्वियसली। तो लेकिन यहाँ पे मुझसे कई बंदे बोलेंगे आपने, आपके जमाने में मोबाइल था, हमारी जनरेशन के बंदों ने मोबाइल निकाला है। AI क्या होता है आपको पता है? 8 साल के बच्चे को आपसे बेटर पता है AI को कैसे यूज करना है, तो वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? हर चीज का वक्त होता है, वक्त के साथ चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझसे पूछेंगे, आई एम अ वेरी एथलेटिक पर्सन मैम, मैं हमेशा मूवमेंट्स को बहुत वैल्यू देता हूँ और कभी किसी चीज़ के साथ जज नहीं करना चाहिए ये जनरेशन अच्छी है वो जनरेशन अच्छी, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरी अपब्रिंगिंग वाज बेटर देन माय किड्स, क्योंकि मेरे पास खुला घर था, आज मेरे पास फ्लैट है। मेरी 8 साल की बच्ची को अभी तक इंडिपेंडेंट साइकिलिंग नहीं आती और 6 साल में मैं पता नहीं कहाँ साइकिलिंग करके आ जाता था। तो क्या रीजन है? पेरेंट रीजन? मैं डरता हूँ ना, मैं कैसे लेके जाऊँ बाहर? अगर वो साइकिल चला रही है, कोई यहाँ से स्कूटर वाला आ जाए मार दे, एक डर तो है ना आपको लेके। तो ये हर चीज़ है मैम, क्या ऐसे तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है ना। मैं अब वहाँ पे थे कि हमारा घर बड़ा था
मैं तो खैर मैं और मेरे भाई दो ही थे, लेकिन फैमिली जॉइंट थी ना, तो एक को देख के दूसरा, मम्मी वो 6 साल का है, वो मेरा भाई है, वो चला रहा है तो मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं भी जाऊंगा। तो वो सब चीजें मैटर करती थी। एक जील होता था मेरे अंदर, सबके अंदर, उस जनरेशन के अंदर जील था वो। हाँ, बट हमारी जनरेशन मैम बेटर थी। अच्छा, आपने वो देखा है, आप सबने देखा होगा, एक व्हाट्सएप आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। वहां पे क्या था कि 2 इमेजेस थी। एक इमेज ऐसी थी कि 20 साल पहले माँ बच्चे का कॉलर पकड़ के घर के अंदर लेके आ रही है, तू सारा दिन बाहर रहता है। आज और उसके नीचे थी कि वो माँ घर से बाहर निकाल रही है और बच्चे के हाथ में मोबाइल है और कह रही है तू घर से बाहर निकल, मोबाइल छोड़। देखी मैंने। आपने देखी है इमेज? कईयों ने देखी होगी वो इमेज, है ना? तो अब कौन सा जनरेशन अच्छी थी? आप खुद जवाब दीजिए, मैं क्या दूं? सही बात कह रहे हैं आप अब ऑटिज्म पे थे, तो ऑटिज्म एक ऐसा ही थेरेपी है? जी मैम। क्या है वो थेरेपी सर? हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ऑटिज्म में बाद में बात करूंगा, पहले हम समझते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होती है। ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे मेरे सारे के सारे सेंसेस एक साथ काम करें। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बैठे हो, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, बिल्कुल, मुझे सुन रहे हो, हाँ जी, नॉड भी कर रहे हो, एक प्रॉपर पोस्चर में आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी सारी बॉडी सेंसोरियली इंटीग्रेटेड। इमेजिन अगर आपको कमर में पेन हो और आपको मेरी बात सुननी हो, हाँ सर बोलो, जी सर, जी सर, तो आपका ऑडिटरी भी गुम हो जाएगा, विजुअल भी गुम हो जाएगा, और क्योंकि आप अपने शरीर से कहीं ना कहीं दिक्कत में हो। तो क्या आपके सेंसेस इंटीग्रेटेड हैं? नहीं। तो जब सेंसेस इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, क्या आप मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्सेस दोगे? नहीं दोगे। सो सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जहां पे हम ट्राई करते हैं कि बच्चे के सारे सेंसेस एक साथ आए, ताकि जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करे। बिकॉज जब सारे सेंसेस इंटीग्रेट होंगे तभी ब्रेन डेवलप होगा एक राइट अमाउंट में और एक सही तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑटिज्म में या ADHD बच्चों में बोला है कि वो हाइपर एक्टिव हैं या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, वो क्या है? इसका मतलब है कि उनके सारे सेंसेस एनवायरनमेंट में बिखरे पड़े हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो ऐसी एक्टिविटीज़ बनाते हैं जिससे कि हम उनको इंटीग्रेट करें। दिस इज ऑल सेंसरी इंटीग्रेशन। बहुत लेमन टर्म है, इट्स अ वास्ट टर्म, मतलब सालों की पढ़ाई है सिर्फ 2 टर्म्स में, तो रहने देते हैं। आई होप कि एज अ सिंपल आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं कि थेरेपी पे आते हैं सर। हम ना स्टार्ट की मैंने थेरेपी, तो बीइंग अ पेरेंट मेरे को क्या ड्यूरेशन होती है, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड ड्यूरेशन में ही फ़र्क नज़र आएगा? बल्कि मीन टू से कि एक थेरेपी सेशन को कितना टाइम चाहिए रिकवर बच्चे में जो भी प्रॉब्लम हमें लग रही है? अगर आपका बच्चा किसी डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है तो एक बात समझ लीजिए कि आप एक जर्नी में हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी नेवर एंडिंग जर्नी में हैं तो किसी चीज़ का कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला जवाब ये है। दूसरा ये है कि मैम जब हम डायग्नोस करते हैं तो हम डायग्नोस करते हैं बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या बहुत हाई फंक्शनिंग है। डिपेंडिंग अपॉन दिस, जैसा उसका असेसमेंट है, थेरेपी की रिक्वायरमेंट वैसी है। कई बच्चे आते हैं जो वंस इन अ वीक आ रहे हैं, ग्रेजुअली 15 डेज अ वीक आते हैं, 2 साल के बाद वंस अ मंथ आते हैं। कई बच्चे हैं जो दिन में 2-2 सेशंस भी ले रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियर, लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस। एब्सोल्युटली। आपने अपने जो बच्चे आ रहे हैं कुछ भी उनसे कुछ सीखा? बिल्कुल। क्या? मैंने ये सीखा कि मैं बिल्कुल भी अच्छा थेरेपिस्ट नहीं हूँ। माय गॉड। बिल्कुल। अगर मैं अच्छा थेरेपिस्ट होता हाँ, तो मैं शायद सब बच्चों को ठीक कर चुका होता। नहीं सर, है ना? एब्सोल्युटली। जिस बच्चे को डेवलप होना है ना, उसको होना है, ठीक है। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे पता है कि उस बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा फंसा हुआ है किसी भी चीज़ की वजह से। उसका मे बी सेंसरी प्रॉब्लम है, उसका पोस्चर स्टेबल नहीं है, उसके माइलस्टोन्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम
आप नहीं पकड़ पाओगे, ऑब्वियसली। आपका पीडियाट्रिशियन भी नहीं पकड़ पाएगा, आपका न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं पकड़ पाएगा, उसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही चाहिए। तो अब 2 सेम बच्चे आए मेरे पास, दोनों में सेम, वैसे प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। मैं फिर एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों के सेम इश्यूज हैं, दोनों में सेम ट्रीटमेंट प्लान लगाया, एक निकल गया, एक नहीं निकला। क्यों निकला? क्योंकि उसको निकलना था। मैं तो वही हूँ, मेरे हाथ वही है, थेरेपी भी वही है, और मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि हर बच्चा मेरे पास जो आया है टचवुड डेवलप किया है। हाँ, कई बार किसी ने ऐसे डेवलप किया, मैम अभी इसके बाद मैं जाके एक ऐसे बच्चे से मिलूंगा, ही इज़ इन 3rd ईयर, ही वाज डायग्नोस्ड विद ADHD। आई डोंट नो, मैं अच्छा अगर आप मेरा YouTube चैनल फॉलो करें तो आई विल जस्ट से कि वो मेरे साथ इंटरव्यू देगा, सो आई एम हाँ, सो ही वाज एन ADHD, सीवियर ADHD, ए लर्निंग डिसेबिलिटी भी थी उसको। आज वो कॉलेज के 3rd ईयर में, आज उसका एक प्रोजेक्ट है किसी स्पेशल पे, वो कहता है सर मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, वो भी मेरा बच्चा था। बताओ, आप समझो ये मेरी आपकी बात अचीवमेंट है, ये मेरी अचीवमेंट है ना। बट मेरे साथ उस बच्चे को मैं देख के मैं बहुत, मतलब आई एम सो हैप्पी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग बीइंग अ टीचर। अब मैं क्या बोलूं कि मेरी अचीवमेंट है या उस बच्चे का पोटेंशियल है, कि हो सकता है अगर मैं उसकी जिंदगी में ना भी होता तो भी वो यहाँ पहुंच जाता। बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं हाँ, हो सकता है कि अगर मैं ना होता तो वो यहाँ तक तो पहुँचता, लेकिन शायद जो कमी उसके लाइफ में, जो उसको सारी जिंदगी दिक्कत करती, वो नहीं जाती उसकी लाइफ से। तो मेरी सक्सेस स्टोरी बड़ी मुश्किल है कहना, आप कह सकते हैं मैम, डिफाइन इन वर्ड्स। हाँ, बट मेरी सक्सेस स्टोरी यही है कि मैम पेरेंट्स मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, तो मतलब कि मैंने बोल दिया ना, तो अगर वो पेरेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं ना, तो वो मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको लगता है कि नहीं शायद ये सही है। तो वही मेरी सक्सेस स्टोरी है मैम। बाकी मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बाकी काम बोलता है मैम। सही बात। लास्ट क्वेश्चन से मैं वाइंड अप कर रही हूँ सर, कंपैरिजन का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है? अक्सर माँ बाप करते हैं कि शर्मा जी का बेटा 95% ला रहा है ना, तो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे आपकी कंपैरिजन पे से साइड इफेक्ट? मैम अगर आप मुझे बोलते कि सर आपसे पहले जिसका मैंने पॉडकास्ट किया ना, मज़ा आ गया था सर, आपके साथ थोड़ा सा मुझे ठीक था, अच्छा था, मगर थोड़ा सा, तो मुझे कैसा लगेगा? या अगर मैं आपको बोलूँ मैम आपने भी पॉडकास्ट किया और मैंने रणबीर अहलावादिया को भी दिया था, मज़ा आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। किसी को कंपैरिजन अच्छा लग सकता है? नहीं, उसको अच्छा लगेगा अगर रणबीर को मैं बोलूँगा कि यार इतने पॉडकास्ट किए, तेरे जैसा कोई नहीं था। ठीक है, तो हर बंदा अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, पॉजिटिव सुनना चाहता है, तो डेफिनेटली मैम कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, यूनिक, एब्सोल्युटली यूनिक है वो। और भगवान ने क्यों बनाया है मैम? इतने खरबों की पॉपुलेशन में कोई 2 शक्लें नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती ना। तो जब भगवान ने कंपैरिजन नहीं बनवाए तो हम कौन होते कंपैरिजन करने वाले? तो मैम मैं बहुत बैक बेंचर था, बट मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि बेटे तूने कम मार्क्स क्यों लेकर आया। मेरे बाप ने कभी नहीं बोला। और शायद मैंने भी अपने बच्चों के, मेरी वाइफ कहती है आप बच्चों को डांटते क्यों नहीं हो? मैं कहता हूँ क्या हो जाएगा, 100 ले आएगी तो क्या हो जाएगा, डेस्टिनी तो दिखाएगी ना जब फ्यूचर बनेगा उसका। बिल्कुल, है ना। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। और साइड इफेक्ट क्या है बच्चों पे, माइंड पे इसके? मैम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाना इमोशनली। मैम हो सकता है कि बच्चा, आपने तो बोल दिया जो आपको बोलना था, लेकिन वो बात उसके दिल पे लग गई। और अगर कोई छोटी सी एज में चीज़ दिल पे लग जाती है ना मैम, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता लगता, ये जो हम सोसाइटी में आज नेगेटिव बंदे या जो नेगेटिव चीज़ें देखते हैं ना, ये सब क्रिएट किए हुए हैं हम लोगों ने ही किया है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी सर, पेरेंटिंग में आप क्या बदलना चाहेंगे ऐसा, या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे की लाइफ में इंस्टेंट बच्चे की लाइफ बेटर हो जाए? कोई ऐसा टिप या कुछ ऐसी सलाह पेरेंट के लिए कि बच्चे की बिहेवियर में या किसी में भी इम्प्रूवमेंट? बिल्कुल भी उनका मोबाइल कम मत करो, जितना वो देख रहा है देखने दो, बिल्कुल कुछ मत करो, मगर एक काम करो, सिर्फ दिन में 1 घंटा उसके साथ बैठो
और उसको सुनो बस। जब आप सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। वो टाइम निकाल लो, बहुत क्वालिटी सिंपल टाइम सी चीज। निकालो, क्वांटिटी चाहे ना भी दो बच्चे को ना। क्वांटिटी तो आजकल देना ही मुश्किल है मैम, बिल्कुल, क्वालिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट चाहे है। वो तो 20 क्वालिटी मिनट्स हैं। मैं आधा घंटा एक, मैं छोटे बच्चे को बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम। एंड फादर्स के लिए, मैं खुद फादर हूँ, मैं अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाता। एंड थैंक्स टू माय वाइफ, शी इज़ ऑल्सो एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मगर आजकल वो प्रैक्टिस नहीं करी जस्ट बिकॉज ऑफ आवर किड्स। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक पेरेंट को हमेशा बच्चे के साथ होना चाहिए, चाहे वो बीइंग अ मदर मदर हो या फादर हो मैम, एक हमेशा रहे। 5-6 साल तक के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, बहुत ज़रूरी है। हम अपने करियर को छोड़ दें, हम एम्बिशियस कम हो जाए, 2-4 पैसे कम कमा दें, बिकॉज अगर ये सब मैम है। जो डायग्नोज होते हैं ना बच्चे, मैम मेरे पास सर्जन्स आते हैं जिन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया, मेरे पास आईटी सेक्टर के ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बारे में मैं पढ़ता था, जिनके बारे में मैं सुनता था, जो कि न्यूज़ में छाए होते थे, उन्होंने भी प्रोफेशन छोड़ दिया। तो वो नौबत ही मत आने दो। सही बात कह रहे हैं आप। तो प्लीज़ टाइम चाहिए बच्चों को, सिर्फ टाइम, टाइम और टाइम। तो आज के पॉडकास्ट में मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने ऑटिज्म, ADHD, पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स की डिफरेंशिएट सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी इंटरेस्ट अंत तक बना रहेगा। और अगेन मैं थैंक्स करती हूँ, और सर की Thank you, नॉलेज को रियली सैल्यूट है कि दोबारा हम ज़रूर बैठना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल अभी मैम, नॉलेज कभी अभी भी। भी अधूरी है। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक